नमस्कार, मैं हूं नीरज मेहरा और आप देख रहे हैं A1 टीवी का खास कार्यक्रम मुद्दा है गरम। मुद्दा है गरम में बात करेंगे बेरोजगारी को लेकर। बेरोजगारी एक बड़ी समस्या है और दिन प्रतिदिन बेरोजगारों की संख्या बढ़ती जा रही है। ये पूरे देश की समस्या है और हालात ये हो गए हैं कि अब सरकारें जो है सभी को सरकारी नौकरियां भी नहीं दे सकती है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में भी पिछले कुछ सालों से लगातार जो नौकरियों के जो है वो घटते जा रहे हैं। कोरोना काल में लगभग 11 करोड़ से ज़्यादा युवा है बेरोजगार हो गए। लाखों की संख्या में युवा सरकारी नौकरियों की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन परीक्षाएं समय पर नहीं होती। परीक्षाएं समय पर होती है तो कोर्ट में अटक जाती है, कोर्ट में उनको लंबा समय लग जाता है और कई बार जो है भर्तियों में किसी न किसी तरह का व्यवधान लगता रहता है। ऐसे में लाखों युवा लाखों करोड़ों रुपयों की फीस भर देते हैं नौकरी के नाम पर, परीक्षा फॉर्म के नाम पर, तैयारी के नाम पर, और जब रिजल्ट आता है तो वहाँ पर उनको शून्य नज़र आता है। इन्हीं बातों को लेकर मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है उपेंद्र यादव जी, जो लंबे समय से बेरोजगार युवाओं की लड़ाई लड़ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। उपेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आर तिवारी जी हैं, कांग्रेस नेता है। आर तिवारी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। उपेंद्र जी, आप लंबी लड़ाई लड़ रहे हैं, आपने युवाओं के बहुत सारे मुद्दे उठाए हैं और ख़ासतौर पर बेरोजगारी को लेकर, क्योंकि बेरोजगारों के आप नेता हैं। राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ के आप प्रदेश अध्यक्ष हैं। आपको लगता है कि अब संभव नहीं है कि सभी को सरकार सरकारी नौकरियां दे, और ऐसे समय में प्राइवेट सेक्टर भी जो है काफ़ी बड़ा हो रहा है, हालांकि कोरोना काल में नौकरियों की संख्या कम हुई है। आपको लगता है अब धीरे धीरे थोड़ा डाइवर्ट करना पड़ेगा, लोगों को भी सोचना होगा कि नहीं, सरकार के साथ साथ हमें प्राइवेट सेक्टर में भी जाना होगा? देखो नीरज जी, युवा बेरोजगार और जो किसान और मध्यम परिवार से जो नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, वो पहले से ही, आज से नहीं पहले से ही, क्योंकि एक परिवार में जैसे 10 सदस्य होते हैं, वो तैयारी करवाते हैं विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की। जैसे जैसे उनका नंबर नहीं आता तो जैसे जो अपने प्राइवेट जॉब में लग जाते हैं जी। लेकिन किसी जैसे परिवार में 1-2 सदस्यों का नंबर आ गया भर्ती में, तो वो भर्ती या तो कोर्ट में अटक जाती है, या परिणाम नहीं आता, परिणाम आता तो ज्वाइनिंग नहीं होती। यदि उस परिवार को सही समय पे नौकरी मिल जाए तो कहने कि उस परिवार का आर्थिक संबल मिल सकता है, वो एक परिवार का लालन पालन पोषण कर सकता है, मजबूत वो परिवार बन सकता है। लेकिन 10 में से एक व्यक्ति को भी समय पे नहीं मिलता है तो पूरा परिवार का आर्थिक हालात गंभीर हो जाते हैं। एक बड़ा सवाल निकल के आ रहा है कि नेताओं से सबसे बड़ा सवाल है कि नेताओं जिस प्रकार अपने लिए कानून बना लेते हैं, क्या देश और प्रदेश में कानून बनाने की आवश्यकता है? आपने लगातार देखा होगा कि डमी कैंडिडेट, नकलची और फर्जी डिग्री, साथ साथ पेपर लीक प्रकरण सामने आ रहे हैं। जब कानून बनाने की आवश्यकता हो नेताओं के लिए, अपने आप के लिए कानून बना लेते हैं, लेकिन जो युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते हैं उनके लिए कानून क्यों नहीं बनाया जाता? हम लगातार मांग कर रहे हैं कि कानून बनाया जाए। इनके खिलाफ जो पेपर लीक करते हैं, फर्जी डिग्रियां लेके आते हैं, नकलची हैं, जो योग्य अभ्यर्थियों के साथ धोखा करते हैं, उनको हमेशा के लिए उम्र कैद की सजा का प्रावधान होना चाहिए। लेकिन नहीं, मुझे लगता है कहीं ना कहीं नेताओं के तार भी इससे जुड़े हुए लगते हैं, क्योंकि उनकी भी कमाई होती होगी। क्योंकि मैं उदाहरण देना चाहूंगा कि 2018 में जब 5 जुलाई को जब मुझे सेंट्रल जेल में डाला गया था, मुझे वहां राजस्थान पुलिस का एक अभ्यर्थी मिला जो अपराधी था। उसने कहा कि मैंने 80 लाख रुपए मैंने इसमें ऑनलाइन एग्जाम में मैंने कमाया है, लेकिन मेरे 5-7 लाख रुपए खर्च हो जाएंगे, मैं बाहर हो जाऊंगा, मैं बहुत पैसे कमा चुका। और वो थोड़े दिन बाद ही वो जेल के बाहर आ गया और उन्होंने उद्योग धंधा बना दिया। ऐसे में उनमें डर नहीं है। अपराधियों के खिलाफ डर स्थापित करना चाहिए सरकार को और उनके खिलाफ कानून बनाना चाहिए, क्योंकि आज योग्य अभ्यर्थी अवसाद में जा रहे हैं, आज वो आत्महत्या करने की कगार पे है, इसलिए इनको सबसे पहले कानून बनाना चाहिए। बहुत बड़ा आरोप लगाया है तिवारी जी इन्होंने, क्यों नहीं नेता इस तरह के अपराधियों के खिलाफ कठोर कानून बनाते जो युवाओं का, प्रतिभाओं का गला घोटने का काम करते हैं। आपने देखा 2 दिन पहले किस तरह से नीट की परीक्षा देने लोग आए और किस तरह से उनका गिरोह पकड़ा गया। आए दिन इस तरह के मामले आते रहते हैं। सरकार क्यों नहीं सख्ती बरती? फर्जी डिग्रियां, हजारों लोग फर्जी डिग्रियां लेकर आ रहे हैं, बाहर से, पड़ोसी राज्यों से लेकर आ रहे हैं, और राजस्थान के युवाओं का जो यहाँ पर जो तैयारी कर रहा है, जो ईमानदारी से यहाँ पे अपनी तैयारी करके परीक्षा देता है, उनका जो है हिस्सा भी कम से कम वो डकार रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये विषय आता है कि वाकई में नेताओं को जब अपने लिए कानून बना सकते हैं तो क्यों नहीं हमारे युवाओं के भाग्य को देखते हुए, उनके भविष्य को देखते हुए उनके लिए कानून बनाया जाए, जो इस तरह के नकलची गिरोह को पनपा रहे हैं, जो फर्जीवाड़ा कर रहे हैं, फर्जी डिग्रियाँ लाकर यहाँ पर नौकरियाँ हासिल कर रहे हैं। नीरज भाई, ज्वलंत समस्या है, पूरे देश की समस्या है। मैं उपेंद्र यादव की बात को सुन रहा हूँ, नौजवान है और बेरोजगार महासंघ का अध्यक्ष है, ललक है कुछ करने की। लेकिन मैं फिर कहना चाहता हूँ कि राजस्थान वो राज्य है इस देश के अंदर
जिसके जननायक अशोक गहलोत मुख्यमंत्री हैं, ये कह रहे हैं कि मेरे को मार्च 2018 में जेल भेज दिया। उस समय शासन अशोक गहलोत का या कांग्रेस का नहीं था उपेन, भारतीय जनता पार्टी की महिला मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी का था। भारतीय जनता पार्टी की वसुंधरा राजे के शासन में कितने लोगों को रोजगार आप मिला? कानून बनाने के पक्ष में हो कि नहीं, इसका जवाब दीजिए। कानून बनाना चाहते हो कि नहीं चाहते हो फर्जीवाड़े के खिलाफ? अरे तो आप घुमाइए नहीं, सब सख्त जवाब दीजिए। कानून चाहते हो कि नहीं चाहते? मैं नेता फिर लोग कह रहा हूं, बताइए। नीरज, अगर एसओजी ने छापे नहीं मारे होते तो नीट के अंदर जितनी गिरफ्तारी हुई राजस्थान सरकार छोड़ की जाएंगे, जागरूकता के वो कारण भग जाएंगे, हुई है। छोड़ जाएंगे। कानून आपकी अपनी सरकार में है। लाइब्रेरियन का सवाल पेपर है आउट कि हुआ, उपेन- वो उपेन गिरफ्तार जी हुआ, सबसे जेल से बड़ी- बाहर हो गए। कानून बनाइए। तिवारी जी, सबसे बड़ी बात यह सवाल है कि कि क्या फांसी की सरकार सजा देने के कानून बाद बनाना अपराध चाहती है या नहीं को चाहती? क्या? कानून तो बन जाएंगे। सवाल है कि बेरोजगार लोगों को रोजगार मिलना चाहिए, ये बात हम भी स्वीकार करते हैं। हम राजनीतिक दल गलत के लोगों को हैं। मिले, आप गलत लोगों को मिले, गलत फर्जी लोगों लोगों के को मिले। खिलाफ तो मैं दावा कर रहा गिरफ्तारियां हूं, हुई ना। मुझे फांसी पे लटका दिया, उपेन, दावा कर रहा हूं। हमने मैं सबूत दे रहा हूं गिरफ्तारियां फर्जी की लोगों के। है। मैं सबूत दूंगा, हमने करिए कार्रवाई आप। गिरफ्तारियां की है। तिवारी, सवाल सिर्फ इतना सा हमने है, अब क्या शासन के सरकार अंदर बेरोजगार नौजवानों के साथ में जो फर्जीवाड़ा किया जा तिवारी रहा है, जी, सवाल उसको सिर्फ इतना रोकने सा की है, जिम्मेदारी क्या हमारी सरकार है। कानून हमने बनाने के रोका या पक्ष नहीं में है रोका? या नहीं है? आप कानून बनाइए, हम कानून की मांग कर रहे हैं, हम आपके खिलाफ नहीं इनका बोल रहे। सवाल इतना लेकिन सा है, कानून बनाइए। आप क्या समर्थन कानून नहीं हो बनाने के कानून पक्ष में योग्य सरकार है पक्ष या के पक्ष नहीं में हो, है? क्या नहीं हो बताइए आप। सवाल है, योग्यता ही तो इस देश के अंदर चलनी चाहिए। ये बात मैं भी मान रहा हूं कि हम भी चाहते हैं, अगर उपेन ये चाहते हैं कि कानून के अंतर्गत उन लोगों को आजीवन, अगर ऐसे फर्जी हैं, उन लोगों को आजीवन परीक्षा से वंचित किया जाए, हम स्वीकार करते हैं। जेल में भी डालिए ना, और वो जेल जाते हैं, वापस आ जाते हैं, उन्होंने उद्योग धंधा अरे कर भाई, लिया। वो तो फर्जी हत्या डिग्री का आ रही है, आरोपी भी फर्जी डिग्री आ रही जमानत है। होगी। ये भारत का संविधान कानून के अनुसार चलता है। आप किसी को कहने से आप फांसी की आप सजा नियम थोड़ा ना दे संशोधन करिए सकते। ना, आप कानून लाइए। आपकी बात को विधानसभा में कानून समर्थन लाइए करते हैं आप। उपेन, आपकी बात का समर्थन करते हैं, लेकिन कानून के अलावा भी हमको जागरूकता भी रखनी चाहिए। और फिर कह रहा हूं नीरज भाई, जागरूकता से ज्यादा क्या होगी? राजस्थान मैं की आपको अशोक सबूत दे गहलोत सकता की हूं। सरकार, उपेन सुनो, राजस्थान में जननायक अशोक गहलोत की सरकार ने अपने 2.5 साल के शासनकाल में, जिसमें 2 साल तो कोरोना महामारी से जूझते हुए अशोक गहलोत खुद बीमार पड़ गए, हमने देश के अन्य राज्यों के मुकाबले सबसे ज्यादा बेरोजगारों को सरकारी नौकरी दी। इसमें कोई तथ्य छुपा रहे तो बताओ। हमने लगभग 1 लाख बेरोजगारों को सरकार में हमने समावेश किया। और अभी जो दिसंबर तक का कार्यक्रम है, हम फिर कह रहे हैं हम 60 से 70 हजार लोगों को रोजगार देंगे। लेकिन उपेन, मैं आपसे कहना चाहता हूं, इस भारत सरकार के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो जुमला दिया था 2014 के अंदर, देश के अंदर हर साल 2 करोड़ लोगों को रोजगार दूंगा। 7 साल भारतीय जनता पार्टी का जुमलेबाज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के ऊपर सत्ता में शासन कर रहा है। क्या 14 करोड़ लोगों को रोजगार दिया? क्या आप राजस्थान की सरकार के खिलाफ तो कर रहे हो उपेन, कभी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ तिवारी जी, सड़कों पे आओ तिवारी तो सबसे सही। बड़ी बात यह है कि राजस्थान में क्या हो रहा है, मानते हैं बिल्कुल 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने की बात कही थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधि हमारे साथ कोई मौजूद नहीं है। ऐसे विषय में किसी के नाम का उल्लेख भी नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन केंद्र सरकार का नाम उल्लेख कर सकते हैं आप, जैसे इन्होंने वसुंधरा जी का भी नाम का उल्लेख किया। सबसे बड़ी बात है, आपको लगता है उपेंद्र, नेता बेरोजगारों को चुनाव के समय सिर्फ और सिर्फ लुभाने के लिए नौकरियां देने का बड़ा वादा करते हैं, जैसे 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने की बात कही, ऐसे ही राजस्थान में भी युवाओं को रोजगार देने की बात कही थी। तो चुनावों के समय ये एक नारा होता है, एक आश्वासन होता है, और युवा उस भुलावे में फंसकर कहीं न कहीं पार्टियों को वोट भी करते हैं। उपेन, देखो नीरज जी, ये तो मैं सच कहूंगा, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कई अच्छे कार्य भी किए, मैंने हमेशा धन्यवाद दिया है और हमेशा मैंने इसको सराहा है जी। लेकिन सवाल यह है सिस्टम को लेकर, जब मैं सवाल उठा रहा हूं तो नेताजी को लग रहा है कि मैं इनके खिलाफ बोल रहा हूं, लेकिन मेरे बोलना है क्योंकि आप मेरा सवाल सुनिए। मैं तो बीजेपी कार्यकाल जब था उस समय भी विरोध करता था गलत चीजों का, आज विरोध करूंगा, आज विरोध करूंगा। तो माननीय मुख्यमंत्री तक बात तो पूछे कि उपेन क्यों विरोध कर रहा है। मैं सख्त कानून की मांग कर रहा हूं, क्योंकि फर्जी लोग जो फर्जीवाड़ा करके गलत अयोग्य अभ्यर्थी को ज्वाइनिंग देते हैं, उनको नौकरियां लगाते हैं, तो योग्य अभ्यर्थी कहां जाएंगे? पहला। दूसरी बात, मैं दावे के साथ कह रहा हूं, मुझे फांसी पर लटका दीजिए, मैं आपको सबूत दूंगा। फर्जीवाड़ा, फर्जी डिग्रियां भी आ रही है, फर्जी डिप्लोमा में आ रही है, उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं? क्या आप उनको रोकने के बजाय बढ़ावा देंगे? आप कहिए कि हम समर्थन में हैं, मैं माननीय मुख्यमंत्री तक बात रखूंगा कि हम कानून बनाने की मांग करेंगे फर्जी डिग्रियों के खिलाफ, चाहे नकलची हो चाहे पेपर लीक प्रकरण के। उदाहरण देना चाहूंगा मैं,
लाइब्रेरियन का पेपर इनकी सरकार में आउट हुआ, जी, पिछली सरकार थी उसमें जेल प्रेरित का पेपर आउट हुआ, और 2018 में जो राजस्थान पुलिस भर्ती का, लेकिन आज तक ये पता नहीं चला कि उनके खिलाफ क्या कार्रवाई है। जेल गए, कब जेल गए, कठोर कानून नहीं कब आप वापस आए, कठोर एक्शन नहीं होगा, कब वापस आए ये पता नहीं चला। एक चीज है, आज तक ये पता नहीं चला पेपर कहां से आउट हुआ, कौन जिम्मेदार, कौन दोषी, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं। कई कोचिंगों के नाम भी आए। हाल ही में मुझे अचंभा हुआ कि जो लाइब्रेरी पेपर में जो अपराधी थे, जो कोचिंग से जुड़े हुए थे, वो जेल भी गए और बाहर भी आ गए, कहीं भी नहीं पता चला कि वो कब आगे सेटिंग करके। सही बात। तो ऐसे में उनके तिवारी, खिलाफ इनका कार्रवाई सवाल हो। सिर्फ इतना सा है, क्या आप मुख्यमंत्री जी तक ये बात पहुंचाने का प्रयास करेंगे कि जो इस तरह का फर्जीवाड़ा हो रहा है उसको रोकने के लिए क्यों नहीं सरकार कानून लाती है ताकि इन पर अंकुश लगे, थोड़ा डर बैठे? सिर्फ इतना सा बात है। नीरज भाई जी, जननायक का एक याद है पूरे राजस्थान के कांग्रेस जनों को, वो कहते हैं कि हर गलती सजा मांगती है। और मैं फिर कह रहा हूं, आज उपेंद्र जिस बात को कह रहे हैं, जिस ताकत से कह रहे हैं, मैं इनका स्वागत करता हूं। और मैं संगठन की तरफ से आपको आश्वस्त करता हूं नीरज भाई, रूपेन्द्र भाई, कि अगर आपका ये मंशा है कि इन फर्जीवाड़ों को रोकने के लिए और कठोर कानून बनना चाहिए, कानून में हम इसमें और धारा जोड़ें कि अगर ऐसे फर्जी अंक तालिकाओं को लेकर के, फर्जी डिग्रियों को लेकर अगर कोई बैठता है या कोई इंस्टीट्यूशन या कोचिंग सेंटर वाले अगर मिली भगत करते हैं, तो राजस्थान की जननायक अशोक गहलोत की सरकार कानून में संशोधन करेगी। मैं कह रहा हूं, संगठन की तरफ से हम उनसे निवेदन करेंगे कि ऐसे हमारे नौनिहाल बच्चों के साथ में जो फर्जी डिग्रियां ला करके, जो ओरिजिनल हैं, जो असली हकदार हैं, अगर उनका हक छीनने की कोशिश कर रही जा रही है तो हम उसको रोकें। और मैं मान करके चलता हूं कि राजस्थान का जननायक अशोक गहलोत इस बात को मानेंगे। और मैं उपेंद्र भाई को भी ये आश्वस्त करना चाहता हूं कि राजस्थान की सरकार, फिर कह रहा हूं, देश के अंदर पहली सरकार है जिन्होंने कोरोना महामारी के बावजूद, क्या उपेंद्र जी दावा कर रहे हैं आर.आर. तिवारी जी के बावजूद हमने 1 लाख लोगों को सरकारी नौकरियां दी। और ये जो इनके दावे में कितनी सच्चाई उपेंद्र भाई, क्योंकि आप बेरोजगारों की लड़ाई लड़ते हो, क्या वाकई में राजस्थान सरकार ने अन्य प्रदेशों की तुलना में बेहतरीन रोजगार दिए हैं युवाओं को? क्या स्थिति है? देखो, मैं 3 मार्च 2020 को माननीय मुख्यमंत्री से मुलाकात की थी। उसके बाद LDC 12,000 को ज्वाइनिंग मिली है, 9,000 सेकंड ग्रेड को मिली है, 5,000 फर्स्ट ग्रेड को मिली है। इसके अलावा पशुधन सहायक कृषि ज्वाइनिंग दी है, कोरोना काल में भी राज्य सरकार ने ज्वाइनिंग दी है और मैंने धन्यवाद भी दिया। लेकिन मैं इनसे 2 सवाल और पूछूंगा जो बड़े महत्वपूर्ण है, प्रदेश हित में है, जो राज्य सरकार को लागू करना चाहिए। मैं एक सवाल आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि दूसरे जो पड़ोसी राज्य हैं उनमें अपने स्टूडेंट्स का कोटा फिक्स है। मैं उसी पे आ रहा था। क्या आपको लगता है राजस्थान में भी कोटा फिक्स हो जाना चाहिए ताकि हमारे जो छात्र है, अभ्यर्थी है, उनका हक नहीं मारा जाए? जब पड़ोसी राज्यों में ऐसा कर दिया है तो आखिरकार राजस्थान में ऐसा क्यों नहीं किया जा रहा? नीरज जी, उसी पे आ रहा हूँ। सबसे पहले अन्य राज्यों की स्टडी मैंने की, 20 से 21 राज्यों की मैंने वहां की विज्ञप्तियां देखी और उसके बाद वो सारी विज्ञप्ति इकट्ठे करके एक बार माननीय मुख्यमंत्री से 9 अक्टूबर 2017-18 में मैंने मुलाकात भी की थी और इस मामले में मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश भी दे दे। क्या है कि अन्य राज्यों में क्या करते हैं, भाषा के आधार पर, शैक्षणिक योग्यता के आधार पर, वहां के स्थानीय निवासी के आधार पर राजस्थान वालों को बाहर कर देते। उड़ीसा में जाओगे तो उड़िया भाषा बोलो आप, कर्नाटक में जाओ तो कन्नड़ भाषा बोलो, बंगाल में जाओ तो बंगाली भाषा आपको आती नहीं, राजस्थान के लोग बाहर हो जाते हैं। यहाँ जो 50% जो सामान्य श्रेणी का जो है उसमें वो कितने भी लोग आ सकते हैं। तो ऐसे में राजस्थान के अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जाए। लगातार 3 साल से इस चीज के लिए मैं संघर्ष कर रहा हूँ और कांग्रेस के नेता भी सहमत हुए थे। लेकिन एक उपेंद्र जी, सबसे बड़ी बात यह है कि कई प्रदेशों में अपने स्टेट्स के बच्चों के लिए उन्होंने फिक्स कर दिया है कि हमारे यहाँ कोटा इतना हमारे स्टेट के बच्चों के लिए होगा। राजस्थान में लगातार ये मांग उठ रही है, क्या लगता है आपको राजस्थान में भी ये हो जाना चाहिए और इससे फायदा क्या होगा, ये बताइए आप। तो देखो, जब अन्य राज्यों में राजस्थान के अभ्यर्थियों को नहीं लिया जा रहा है तो ऐसे में राजस्थान में भी ऐसा ही करना चाहिए। राजस्थान के बेरोजगार को प्राथमिकता देनी चाहिए। पिछले 3 साल से इस मुद्दे को लेकर मैं संघर्ष कर रहा हूं और मैंने एविडेंस भी दिया है अन्य राज्यों के, 21 से 22 राज्यों के तथ्यात्मक एविडेंस दिए। राज्य सरकार को तुरंत राजस्थान में यह पॉलिसी लागू करनी चाहिए। लेकिन एक सवाल और है कि कई ऐसे मामले हैं जो बिना बजट के, हालांकि कुछ मामलों को माननीय मुख्यमंत्री जी ने माना भी है, जैसे राजस्थान की भर्तियों के परीक्षा सेंटर राजस्थान से बाहर देते थे और राजस्थान में उन्होंने स्वीकार लिया कि राजस्थान में देंगे, अच्छा निर्णय। लेकिन मैं कह रहा हूं जो इंटरव्यू का जो मामला सामने आया, अरेस्ट में जो इंटरव्यू पे आरोप लगे, घूस प्रकरण, कई चीजें सामने आई है, उसमें एक सदस्य का भी नाम सामने, आज तक पता नहीं चला कि वो सदस्य कौन है, उस अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई नहीं है, अभी तक खुलासा नहीं हुआ। तो घूसकांड प्रकरण हो रहा है। इंटरव्यू जो आप 100 नंबर का इंटरव्यू ले रहे, खत्म करिए, हम मांग करें खत्म करना चाहिए। किस चीज का? क्या नेतागिरी खत्म हो जाएगी नेताओं की?
या नेतागिरी नहीं है, या योग्य अभ्यर्थियों का चयन होना चाहिए। आप खत्म करिए इसका, हम समर्थन करें। माननीय मुख्यमंत्री जब मुलाकात होगी तो प्रमुखता के साथ ये मुद्दा रख रहे हैं। अभी हमने प्रदर्शन किया था, ये मांग भी रखी थी, अब इंटरव्यू खत्म कर दी, सभी भर्ती परीक्षा में इंटरव्यू खत्म कर दीजिए, योग्य अभ्यर्थी का चयन होगा। यहां घूसखोर प्रकरण सामने आ रहे हैं, कभी 25 लाख पकड़े जा रहे हैं, कभी कितने पैसे पकड़े जा रहे हैं, और जो सदस्यों का नाम आ रहा है उनका आज तक खुलासा नहीं। करिए खुलासा, पता लग जाएगा इसमें कौन कौन लिप्त है। इसलिए इंटरव्यू प्रथा को समाप्त करना चाहिए, बाहर राज्य का कोटा समाप्त करना चाहिए, और एक सख्त कानून बनाना चाहिए। भर्ती परीक्षाओं का कैलेंडर जारी होना चाहिए, कौन सी भर्ती कब होगी, कब एग्जाम होगा, कब परिणाम है, कब ज्वाइनिंग होगा। और जो न्यायालय में जो अटकी भर्तियों के लिए भी एक ऐसा पैलन बनाना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, आज आपके चैनल के माध्यम से घोषणा और कर रहा हूं कि उपेन्द्र यादव और राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ की आवश्यकता नहीं होगी, ना मुझसे इनको डिबेट करने की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि आप ऐसा एक जगह बना दीजिए, एक स्थान बना दीजिए, या कोई ऐसा स्थापित कर दीजिए कि पीड़ित बेरोजगार कोई भी एप्लीकेशन देगा किसी भर्ती का, मान लो पीटीआई हो, नर्सिंग कर्मी हो या शिक्षा हो, वो एप्लीकेशन देगा मेरी इस भर्ती से ये समस्या है, तो वो संबंधित मंत्री, संबंधित अधिकारी और पीड़ित बेरोजगार 3 लोगों को बिठाए, उनकी समस्या सुने, निस्तारण करे। तो ना तो बेरोजगार महासंघ की आवश्यकता पड़ेगी, ना उपेन्द्र यादव की जरूरत पड़ेगी। बेचारा कोई भी पीड़ित अभ्यर्थी अपनी बात वहां रख सकता है। आपको बड़ा उदाहरण देना चाहूंगा, मेरे कार्यालय में रोज जन सुनवाई के लिए लोग आते हैं, आपको हंसी आ जाएगी। मेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया कि आपके लोग क्यों आते हैं। 5 जुलाई को मुकदमा मानसो थाने में दर्ज कर दिया गया, जबकि उस दिन मैं जॉब गया हुआ था। मेरे इसी बात का मुकदमा दर्ज था कि आपके कार्यालय में लोग क्यों आते हैं। अरे भाई, नेताओं के घर पे आते हैं, आप जनसुनवाई, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करिए। एक बेरोजगार संघ आपने पैरेलल जन सुनवाई चालू कर दी है बेरोजगारों की। कौन सुनेगा? आपको लगता है तिवारी जी, नेताजी नहीं सुनेंगे? तिवारी जी, आपको लगता है इंटरव्यू प्रथा के दौरान काफी घूसखोरी चलती है और यहाँ सिर्फ और पैसे की बात चलती है? बहुत सारे इंटरव्यूज में ये मामला देखने को मिला है। लोग, जो बच्चे मेरिट में आते हैं, उन बच्चों के इंटरव्यू में नंबर बहुत कम हो जाते हैं। ऐसा लगता है कहीं ना कहीं वाकई में छलावा हो रहा है बच्चों के साथ। नीरज भाई, इंटरव्यू प्रणाली खत्म करना राजस्थान सरकार की अधिकार क्षेत्र में नहीं है, ये भारत सरकार के अधिकार क्षेत्र में। अगर केंद्र सरकार ये फैसला करेगी तो राजस्थान सरकार को कहां तकलीफ है? इंटरव्यू करना और नहीं करना किसी भी राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में नहीं है। उपेन्द्र, सबसे पहले तो आप ये समझे, राजस्थान के आरपीएससी वाले, ये भारत सरकार के नॉर्म्स हैं कि आपको इंटरव्यू करना ही पड़ेगा। आप समझ लो, कम कर दीजिए ना, इंटरव्यू के 10 नंबर 20 नंबर का कर दीजिए, 100 नंबर की क्या हो सकता है जहां भ्रष्टाचार हो रहा है, खत्म कर दीजिए आप। अरे सारी बातें आपके कहने से तो फिर आप यो हम युवाओं से जुड़े पीड़ित है। ये देश नियम से चलेगा, संविधान से चलेगा, संविधान के आर्टिकल से चलेगा, भ्रष्टाचार से चलेगा, पैसों से चलेगा। अरे मैं फिर कह रहा हूं नीरज भाई, फिर कह रहा हूं, देश के कानून में रिश्वत लेने वाले के बराबर रिश्वत देने वाला भी दोषी है। आज लड़के को, बेरोजगार लड़का कह रहा है कि मैं 20 लाख रुपए कहां से दूंगा, डमी नोटों से लेकर के पकड़े जा रहे। कौन दे रहा है उनको पैसा? सरकार दे रही है। उपेन्द्र, अपने साथियों को समझाओ, यही तो हम कह रहे हैं कि लेने वाला, लेकिन देने वाला अगर अपराधी है तो देने वाला भी अपराधी है। हम ये मांग करें, रिश्वत जो तिवारी जी जो पैसे देने वाला और लेने वाला दोनों खिलाफ कार्रवाई करो ना। अरे तिवारी जी, उपेन्द्र जी, सबसे बड़ी बात यह है, पेश करके अपने माता पिता से कहते हैं मेरे को नौकरी के लिए 25 लाख रुपए की रिश्वत दो। तिवारी जी, सबसे बड़ी बात यह आ रही है कि आखिरकार इसमें जो पैसे वाला है उसी का चयन हो रहा है, पैसे के आधार पर, रिश्वत के आधार पर। सबसे बड़ा समस्या यह है कि जो गरीब आदमी है, जिसने अपनी योग्यता से वो मुकाम हासिल किया है, वो जो पैसा नहीं दे पाता है तो इंटरव्यू के दौरान हो रह जाता है क्योंकि पैसा नहीं दे पाता है। मैं फिर कह रहा हूं नीरज भाई, पैसा कहां से दे रहा है बेरोजगार लड़का? रिश्वत कौन दे रहा है? रिश्वत बेरोजगार तो दे नहीं पा रहा ना। होगा, पैसा आ कहां से रहा है इन लोगों के पास? तिवारी जी, अपने परिवार वालों को तिवारी जी, एक लड़का मुझे कहा, उपेन्द्र जी शांत रखिए। सबसे बड़ी बात यह है तिवारी जी, क्योंकि जो रिश्वत दे रहा है वो आम अभ्यर्थी नहीं है, वो पैसे के दम पर ही नौकरी हासिल करना चाहता है, तो उसके लिए, उसके परिवार के लिए वो पैसा देना बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन उस पैसे देने की आड़ में जो अभ्यर्थी था, जिसने मेहनत की, जो जिस गरीब किसान मजदूर का बेटा था, जिसने तैयारी की, उसकी जो क्वालिफिकेशन है, योग्यता, उसका तो गला घुट गया एक तरह से। तो कम से कम इस तरह की व्यवस्था हो। नीरज भाई मेरी बात सुनो। उपेन्द्र, आपकी उम्र से ज्यादा मैंने राजनीति में गुजारी है, सार्वजनिक जिंदगी में राजनीति करता हूं, शासन में हमारी पार्टी रहती है नहीं रहती है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं जमीनी हकीकत बता रहा हूं। राजनेताओं के पास में, अफसरों के पास में
माँ बाप पहुंचते हैं, मेरे बेटे को चपड़ासी लगा दो, मेरे बेटे को कहीं भी लगा दो, पैसा हम खर्च कर देंगे। भाई साहब सरकारी नौकरी लगा दो। सवाल है कि सरकारी जब भ्रष्टाचार बढ़ा है, विश्वास खो चुके हैं। मैं उदाहरण देता हूं जी, मैं उदाहरण स्वीकार कर रहे हैं, सरकार की नौकरी में ऐसा क्या आकर्षण है? आप खुद स्वीकार कर रहे हैं तिवारी जी की कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार है। देखो भ्रष्टाचार बढ़ाओ की बात कर रहे हैं। मैं उदाहरण देना चाहूंगा, जब मुझे जेल में डाला गया, एक अभ्यर्थी वहां मिला राजस्थान पुलिस का, भैया कि मैं लगातार तैयारी कर रहा था, कुछ पॉइंटों से मैं रह गया, हर बार रह गया। मुझे पता चला कि मेरा पड़ोसी पिछली बार सेटिंग करके लग गया, इस बार मैंने भी सेटिंग की, 5 लाख रुपए दिया, मैं ऑनलाइन एग्जाम में बैठा, मैं पकड़ा गया, मैं जेल में आ गया और बोले मेरा भविष्य खराब हो गया, मेरी मांग उठाना, क्योंकि मैं इसलिए हो गया था कि मेरा नंबर, क्योंकि दलदल में फंस रहे अपराधी होते जा रहे हैं, अपराध में कदम रख रहे हैं। आप सख्त कानून बना दोगे, आप मानते नहीं हो, आप सख्त कानून नहीं बनाओगे, कर देंगे तो लेने वाला आपके घर तोड़िए ना आ रहा है। अजी आप कानून बनाइए, लेने वाला देने वाले दोनों के खिलाफ कानून बनाइए, तब तो ये रुकेंगे ना। तिवारी जी विषय यह है, तिवारी जी विषय है कि जो देने वाला है वो तो सक्षम है, लेकिन उन सक्षमों के चक्कर में दूसरे लोग जो तैयारी करते हैं वास्तव में उनको हक मारा जा रहा है। माता पिता की गाड़ी कमाई जमीन जायदाद बेच करके देने के लिए बात करते हैं। सवाल उठ रहा है आरपीएससी में जिस सदस्य का नाम आया उसका खुलासा क्यों नहीं हुआ? आरपीएससी सदस्य का नाम आया, उसकी जेल क्यों नहीं हुई, उसको हटाया क्यों नहीं गया? कभी आपने जांच की मांग की? कभी जांच की मांग की आपने? कितनी भर्तियां बाकी है जिनमें भर्तियां होनी है, कितने मामले न्यायालय में? आपको लगता है सरकारें खुद भी न्यायालय में इन मामलों को अटकाती है, नौकरियों को अटकाती है जानबूझकर? देखो मैं तो ये कहना चाहूंगा कि सरकार को एक ऐसा नियम स्थापित करना चाहिए जानने में, चाहे वो रीट शिक्षक भर्ती 2018 हो, चाहे पशु चिकित्सक हो, WAO, चाहे सेफ्टी ऑफिसर हो, और कई ऐसी भर्ती परीक्षाएं जो कोर्ट में अभी विलंबित है, उनको निकलवाना चाहिए सरकार को, एडवोकेट जनरल को भेजना चाहिए, मॉनिटरिंग करनी चाहिए। इसके अलावा जो प्रयोगशाला सहायक भर्ती 2018 लंबित है, फार्मासिस्ट की 5 बार परीक्षा स्थगित हो गई है, पंचायत राज LDC आज भी अधूरी है, पंचायत राज जैन भर्ती जो कई सालों से इंतजार कर रहे हैं कि 2100 पदों पर उसकी विज्ञप्ति जारी होगी, जो पिछले बजट में पहले बजट में टेक्निकल हेल्पर की विज्ञप्ति घोषणा की गई थी उसकी विज्ञप्ति जारी होने, कंप्यूटर शिक्षक भर्ती अनुदेशक भर्ती के लिए जो हमने संघर्ष किया उसका सिलेबस विज्ञप्ति जारी वो नहीं हो पा रही, जो फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड PTI की जो हम मांग कर रहे हैं कि शिक्षा विभाग में भर्तियों की विज्ञप्तियां जारी की जाए वो अभी तक अधूरी है। तो कुल मिलाकर भर्ती परीक्षाओं का कैलेंडर जारी होना चाहिए, लेकिन उससे पहले भारत लेकिन मुख्यमंत्री जी कह चुके कैलेंडर जारी होना चाहिए, मुख्यमंत्री जी कह चुके कैलेंडर जारी होना चाहिए। क्या लगता है आपको अधिकारी और जो दूसरे मंत्री हैं वो इस मामले को देख नहीं रहे सही तरीके से? बिल्कुल, चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा जी तो मिलते ही नहीं है, केवल केकड़ी वालों के अलावा किसी से मिलते नहीं है। मैं कई बार जाके कई बेरोजगार लाइन में खड़े देते, बोले नहीं मिलेंगे, केकड़ी वालों से मिलेंगे। और चिकित्सा विभाग की सबसे दयनीय स्थिति है, चिकित्सा विभाग की सबसे ज्यादा भर्तियां लंबित है। ऐसे में बेरोजगार बड़े परेशान है, दुखी है। तो जो मंत्री लापरवाही करे, और भी मंत्री है जो लापरवाही मंत्री करे चाहे अधिकारी करे, उसका नुकसान पूरी सरकार को हो रहा है, पूरी कांग्रेस को हो रहा है, माननीय मुख्यमंत्री जी को हो रहा है। मैं इस आपके चैनल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री तक बात पूछना चाहूंगा कि इन मंत्रियों को कहिए कम से कम बेरोजगार की पीड़ा तो सुनिए, उनकी बात तो सुनिए। आप सुनने के बजाय दरवाजे बंद कर देते हैं, और पीड़ा कहां रखेंगे? बहुत बड़ा सवाल भी है और आरोप भी है कि कम से कम बेरोजगारों की बात तो सुने। जब मुख्यमंत्री जी खुद कह रहे हैं कि वो उनके द्वार सबके लिए खुले हैं, वो सबसे बात कर रहे हैं, तो मंत्री क्यों नहीं सुनते? तिवारी जी सबसे बड़ी बात यह है, क्या मंत्री मुख्यमंत्री से बड़े हो गए? मैं ये कह रहा हूँ नीरज आपके माध्यम से जी, उपेन आप हमको ये बताओ कि राजस्थान सबसे ज्यादा सरकारी नौकरी देने में अव्वल है या नहीं? पहले तो ये बताओ। आप कितनी बार सवाल पूछोगे? कितनी बार सवाल पूछोगे? मैं सवाल पूछ रहा हूँ, बाहरी राज्यों का कोटा समाप्त होना चाहिए कि नहीं है? बाहरी राज्यों का कोटा खत्म होना चाहिए, कानून बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? बताइए आप। प्राथमिकता है या नहीं है? लेकिन उसके बावजूद सुनो सबसे ज्यादा नौकरियां दी मुख्यमंत्री जी। सवाल हमारे मंत्रियों का मिलने का कोरोना काल में हो सकता है। मुख्यमंत्री जी ने कह रखा था कि आप जन सुनवाई नहीं करेंगे, हमको हमारी जान बचानी है। अब कोरोना राजस्थान से विदा होने की, अच्छा केकड़ी वालों से कोरोना नहीं होता है, हमसे कोरोना होता है। और माननीय मुख्यमंत्री जी अच्छा काम किया, हमने धन्यवाद दिया था। माननीय मुख्यमंत्री जी अच्छा काम किया, मैंने धन्यवाद दिया और अच्छा काम कर रहे हैं, मैं मान रहा हूं। देखिए तिवारी जी, आपको लगता है कहीं मंत्रियों को भी संवाद तो रखना पड़ेगा, कम से कम संवाद के माध्यम से सामने वाले को शांत तो किया जा सकता है। भाई कोरोना काल में हो सकता है, थोड़ी देर पहले अब की बात है, आज चलिए सुबह चलिए मिल लेते हैं, बता दीजिए। हमारे सारे मंत्री जन सुनवाई अपने घर पे मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देश मिल रहे होंगे, हो सकता है। चलिए तिवारी जी, आप चलिए सुबह, आप सुबह चलिए। तिवारी जी ने अपनी बात रखी, सरकार का पक्ष रखा, कोशिश की कि जो उपेंद्र जी ने सवाल उठाए हैं, सबसे बड़ी बात कैलेंडर जारी करने की बात कही है और सब जो एक कानून बनाने की बात है, क्योंकि लगातार जो भर्तियों के दौरान जिस तरह का गड़बड़ हो रही है, जिस तरह की नकल हो रही है,
कई बार बड़े बड़े फर्जी गिरोह पकड़े जा रहे हैं लाखों रुपयों के साथ, और इंटरव्यू में जो धांधलियां चल रही है, कम से कम इस विषय को आप पार्टी के मंच के आधार पर सीएम तक पहुंचाएंगे। उपेंद्र जी, आपने बेरोजगारों का पक्ष रखा, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तिवारी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुद्दा गर्म में आज के लिए इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए A1 TV।